brought to you by American Pistachios. हमारी चेतना में बारिश को भरसक रोमांटिसाइज किया गया, लेकिन हमारे नीति नियंताओं ने उसे वैसे ही बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत नहीं की। बारिश के चलते लगभग पूरे उत्तर भारत की हालत बहुत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो एक तरफ, अब तक केवल हिमाचल प्रदेश में 80 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड्स ने आम जीवन में बुरा हाल किया। पंजाब में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। और इस संख्या को केवल संख्या की तरह न देखें, ये लोगों की ज़िंदगियाँ हैं जो कल तक पानी की वजह से चलती थी और आज पानी की वजह से ही चली गई। देश की राजधानी दिल्ली का हाल और भी खस्ता है। दिल्ली पर लिखी कविताओं में जिस यमुना का जिक्र है वो लोगों के घरों में घुस चुकी है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। केवल आम लोगों के घर नहीं, पानी प्रोटोकॉल तोड़कर वीवीआईपीओं के घर में भी घुस चुका है। हम 21वीं सदी में, अमृतकाल में, हम वो लोग हैं जो कल यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन से चंद्रमा की सतह को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। हम चंद्रमा फतेह करने की जुगत में हैं, जो बिलाशक ज़रूरी है, लेकिन हम अपने शहरों के प्रति कितने सजग हैं। हर साल हम इस मोड़ पर कैसे आ जाते हैं कि ये चर्चा हो, और क्या ये चर्चा केवल चर्चा तक ही महदूद रहती है या कुछ ज़मीनी और बुनियादी बदलाव भी होते हैं जो ज़रूरी हैं। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज दिन की बड़ी खबर में बात होगी यमुना के कहर की। ये समझेंगे कि क्या वाकई कहर है, या हमारे शहरों का होमवर्क कमज़ोर है, या हमने नदी के रास्ते पर अपना घर बना लिया है। शनिवार 7 जुलाई को जो बारिश शुरू हुई उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग पूरा उत्तर पश्चिम भारत बाढ़ की जद में आ गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। नदियां, नाले ओवरफ्लो करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और ज़रूरी सेवाएं बाधित हो गई। एक एक कर आपको सब जगहों का हाल बताते हैं। दिल्ली में यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर से आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ा जाए इससे पहले आपके लिए एक धुन छांट देते हैं। आपने न्यूज़ चैनलों में सुना होगा कि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। अब सवाल है कि खतरे के निशान का मतलब क्या है। भूगोल की नज़र से खतरे के निशान का मतलब है अगर पानी इस स्तर को पार कर जाए तो बाढ़ आ जाएगी, यानी पानी संभाल से ऊपर हो गया। भूगोल इसलिए ज़रूरी है कि सारे इलाकों की ऊंचाई अलग अलग है। धरती पर ऊंचाई और गहराई मापने का रेफरेंस पॉइंट है समुद्र की सतह, जिसे समुद्र तल भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, हम दुनिया के महासागरों में पानी के लेवल की बात कर रहे हैं, न कि तलहटी की। इसी तरह पहाड़ों और शहरों की ऊंचाई नापी जाती है। जैसे दिल्ली समुद्र तल से 240 मीटर की ऊंचाई पर है और वाराणसी 81 मीटर की, जयपुर 431 मीटर, तो मुंबई सिर्फ 14 मीटर की ऊंचाई पर। हर जगह के हिसाब से खतरे के निशान अलग अलग हैं। घाटियों में ज़्यादा पानी भी आ जाए तो वो ज़्यादा बड़े इलाकों में बाढ़ नहीं जनेगा, लेकिन अगर मैदानी इलाका हो जैसे उत्तर भारत में है तो पानी बहुत बड़े इलाके में पसर जाता है। इसीलिए एक ही नदी के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग खतरे के निशान होते हैं। हमने आपको दिल्ली का उदाहरण दिया ही। दिल्ली मोटामाटी 240 मीटर ऊंची है। मोटामाटी इसलिए कि ये माप भी पूरी दिल्ली के लिए नहीं लागू होती। कहीं कहीं दिल्ली ऊंची है तो कहीं इस स्तर से नीची भी है। और ये तो आपको भी मालूम ही होगा कि दिल्ली के लिए यमुना का खतरे का निशान जो रात दिन बताया जा रहा है वो है 205.33 मीटर। और केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी यमुना का स्तर 208 के पार है। ये अभूतपूर्व है। 1924, 1947, 1976, 1978, 1988, 1995, 2010 और 2013 ये सिर्फ बरस की संख्या नहीं है, ये दिल्ली में बाढ़ की घटनाएं रिपोर्ट किए जाने के बरस की संख्या है। हालांकि इसमें 1978 की बाढ़ ने दिल्ली को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। बहुत जानमाल का नुकसान हुआ था। उस वक्त यमुना 207.49 मीटर के स्तर पर बह रही थी और अब ये 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े पंकज जैन की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई की शाम तक दिल्ली में यमुना नदी से सटे निचले इलाकों से 16,564 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली के 6 जिलों में 12 टीमें तैनात की गईं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ ईस्ट दिल्ली में 2,700 से ज़्यादा राहत कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक पहुंचने के लिए 50 नावों का इंतजाम किया गया है। ओल्ड यमुना ब्रिज पर यातायात पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया गया।
इसके अलावा कश्मीरी गेट, रिंग रोड और यमुना बाजार में भी पानी घुस गया है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट में भी पानी भर गया है। वहां अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी गई है। इंद्रप्रस्थ वेलोड्रम से आईटीओ की ओर सड़क पर भी पानी जमा हो गया है। मेट्रो सेवाओं को भी कुछ रेगुलेट किया गया है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यमुना का ये हाल हुआ कैसे। बीते रोज हमारे शो सुर्खियां में हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मदद मांगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने लिखा कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। यमुना का जल स्तर बारिश की वजह से नहीं बल्कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से बढ़ रहा है। केजरीवाल ने अमित शाह से गुजारिश की कि वो नियंत्रित गति से पानी छोड़ने के निर्देश दें। मुख्यमंत्री के पत्र से यही लगता है कि असल कारण हरियाणा से आ रहा पानी है। इसलिए इस पॉइंट पर आपको यमुना की यात्रा के बारे में जान लेना चाहिए ताकि दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों के तर्क समझ में आए। बचपन से हमने पढ़ा है यमुना यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज पहुंचकर संगम में समाहित हो जाती है। गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन प्रयागराज पहुंचने से पहले यमुना के कई पड़ाव हैं। यमुनोत्री से निकलकर यमुना हरियाणा के पानीपत से होते हुए दिल्ली आती है। दिल्ली से निकलकर यमुना वृंदावन, मथुरा जाती है। फिर आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बांदा से होते हुए यमुना प्रयागराज में संगम तक पहुंचती है और गंगा से मिलती है। एक मोटा माटी रूट जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर यात्रा इतनी भर नहीं है, ये याद रखिए, यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना में कई ऐसी सहायक नदियां मिलती हैं जो उसके प्रवाह को बढ़ा देती हैं। नीचे उतरती यमुना में टोंस, गिरी, हिंडन, बेतवा, केन, सिंध और सबसे महत्वपूर्ण चंबल नदी मिलती है। इनमें से टोंस और गिरी नदियां दिल्ली से पहले यमुना में मिल जाती हैं। ये भी पहाड़ी नदियां हैं जिनमें बारिश के दौरान भारी मात्रा में पानी आता है। अब इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि चंबल से मिलने के बाद यानी प्रयागराज पहुंचते पहुंचते यमुना का रूप और भी ज़्यादा रुद्र हो सकता है और ये शहर भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं जो दिल्ली से आगे यमुना के किनारे हैं। पर ये वक्त की गोद में है। सवाल ये कि फिलहाल राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई क्यों? शाम 4 बजे तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर तक पहुंच गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। बीते कई दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों पर पानी बरसेगा तो उतरकर नीचे ही आना है। जाहिर है यमुना का पानी बढ़ेगा। यमुना के पानी को रोका जाता है हरियाणा के यमुनानगर में। लेकिन बेहिसाब बारिश से यमुना का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से बीते 2 दिन में 3.89 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। क्यूसेक यानी क्यूबिक फुट पर सेकेंड। बहते हुए पानी को मापने की ये यूनिट है। 1 क्यूसेक का मतलब है 1 सेकेंड में 28.32 लीटर पानी का बहाव। हथिनी कुंड बैराज दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद दिल्ली तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सेंटर फॉर वाटर कमीशन के एक सदस्य ने बताया कि इस बार दिल्ली तक पहुंचने में पानी ने कम वक्त लिया। उनके मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह नदी की घाटी में किया गया अतिक्रमण है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा होने की वजह एक ये भी बताई जा रही है कि नदी के ताल में गाद बड़ी मात्रा में जम गई है। पर क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक कारणों से हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि मनुष्य को तो गलतियों का पुतला बताया गया। तो गलतियां हमारी भी कम नहीं। यहाँ हम में सबसे ज़्यादा जोर उन पर है जिनकी यहाँ जवाबदेही तय होती है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर एंड पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने बताया कि वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में 20 पुल बना दिए गए। कुछ का निर्माण चल भी रहा है, जिसकी वजह से नदी के बहाव में रुकाव आता है और सिल्ट जमा होता है। और यही वजह है कि इस नदी के रास्ते में कई जगहों पर रेत इकट्ठी हो गई है। और फिर सवाल उठता है हमारे ड्रेनेज सिस्टम पर। क्या हमारे ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत है? इस पर हमने बात की नीति आयोग से जुड़े रहे देवशीष धर से। सेवेज जो हो जाता है, सेवेज आपका हाउस होल्ड से, घरों से, ऑफिसों से और जगहों से जो पानी डिस्चार्ज होता है, जो हमने छू लिया, अब चाहे वो हमारा फीकल स्लज हो जो हम वॉशरूम वगैरह में यूज होता है, जो हमारा हाथ धोने का, जो भी अगर ह्यूमंस ने टच कर लिया तो वो इन अ वे खराब हो गया वो पानी, राइट? उसको हम दोबारा तो पी नहीं सकते। तो एक वो पानी होता है, प्लस उसमें दुनिया भर की चीजें मिली होती हैं, तो उसकी विस्कोसिटी अलग होती है, थिकनेस अलग होती है, बेसिकली उसमें उसका ट्रीटमेंट अलग होता है एंड सो ऑन। और जो आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होता है, वो बस आसमान से पानी गिरा और आपको उसका रन ऑफ चाहिए और उसको आप पहले किसी रिजर्वायर में ले जाएंगे। अगर आपको स्टोर करना है तो आप रिजर्वायर ले जाइए। अगर आपके पास कोई लेक, समंदर कुछ है आसपास,
पर्टिकुलरली लेक जो अर्बन उसमें शहरों में जो होता है, अगर आपको वहां ले जाना है वहां ले जाइए, उसके बाद रिवर, और नहीं तो सीधे ओशन। तो बेसिकली वो होता है, उसमें ट्रीटमेंट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो अब पहली बात तो सोर्स अलग अलग है। एक को तो ह्यूमंस ने टच कर लिया, हम लोगों ने, तो उसमें अलग अलग तरह की वेस्ट आ गई, अलग अलग तरह के वो पॉल्यूटेंट्स आ गए। ये जो पानी है ये एक तरह से फ्रेश पानी है, राइट। अब दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जब ये स्टॉर्म वाटर जाता है तो अब हमारा कूड़ा भी पड़ा है, हमारे पेट्स की भी गंदगी पड़ी है, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड सब पड़ा होता है, पौधों से होके हुए आ रहा है, वो फसलों से होके। तो वो भी, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट चाहिए होता है, राइट। और इनको ट्रीट करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अब आप स्टॉर्म वाटर है, उसमें पॉल्यूटेंट्स अलग किस्म के हैं, उसकी थिकनेस अलग अलग किस्म की है, उसको आप अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जो आपका सीवेज है वो आपको मालूम ही है, उसको वो अलग थिकनेस का है, उसको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब, और दिल्ली जल बोर्ड में किसी ने ये कंप्लेंट भी डाली थी कि बेसिकली सुवेज और स्टॉर्म वाटर का इंडिया में कई जगह सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपका एक तो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी ज्यादा एक्सेस यूज हो रही है, दूसरा या तो वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तीसरा वो ओशन या वाटर बॉडीज में ऐसे ही चला जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, कई जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं स्टॉर्म वाटर का, सीवेज का ही है जो है। तो अब स्टॉर्म वाटर कहाँ जाए? तो अब स्टॉर्म वाटर कहीं नहीं जाता तो फ्लडिंग हो जाती है। अब दिल्ली कितना इक्विप्ड है वो तो क्लियरली 100% इक्विप्ड नहीं है। ये जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, पार्टी से मेरा मतलब है चाहे लोकल अथॉरिटीज हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, ये सब ये बात समझते हैं कि हम इक्विप्ड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन आ रहा है, तो वो भी आउटपेस कर जाता है। ये कोशिश करते हैं, धीमे धीमे बनाते हैं, लेकिन वो उसको, जो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है वो उसको वो कर जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का भी एक हमेशा एक इशू रहता है। तीसरी बात क्या होती है, मेंटेनेंस के भी बहुत इशू है। जो सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग मतलब आप जैसे पानी बह रहा है कहीं से, आप देखेंगे तो रिवर के बेड पे जो है ये आपको सैंड वगैरह मिल जाती है, उसमें नीचे सिल्टिंग हो जाती है। अगर आपका कोई घर का पाइप हो उसमें से पानी निकल रहा हो तो वो देखिए कुछ कुछ जमता चला जाता है। तो उससे जो निकलने की कैपेसिटी है पानी की वो कम होती चली जाती है। तो आपको वो भी करना है, उसको आपको ईयरली मेंटेन करना है, रिजर्वायर्स को भी करना है, सीवेज नेटवर्क को भी करना है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को भी करना है, इन सबको आपको करना है। इसके अलावा बेहिसाब शहरीकरण और पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्तों पर हमारे द्वारा अतिक्रमण भी आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर को ऊपर से आप देखेंगे तो लगेगा शहर अदरक की तरह बढ़ रहा है। वजह है रियल एस्टेट को लेकर लोगों का लोभ। इसके चलते अर्बन प्लानिंग और जनसंख्या के घनत्व पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर क्या कहा एक्सपर्ट्स ने, सुनिए। ऐसे ऐसे लोगों ने मकान झुग्गियाँ बना ली वहाँ पर, बहुतों ने, समझे। इतने सीवेज वो गिरते हैं, आकर के नाले गिरते हैं, क्यों नहीं उसको साफ करती गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क सीरियसली, वो नहीं करती गवर्नमेंट जो है। हमने 81 से प्लान बनाने शुरू किए थे, प्लान सबको सर्कुलेट भी किए, लेकिन गवर्नमेंट को माने से ही आगे तो उसको बढ़ाने दें, बढ़ाते फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे भगवान ने रिवर यमुना बना दी, समझे, रिवर गंगा उसके ऊपर बना दी, सब चीज़ है, लेकिन somebody has to implement it correctly with a good thinking। सबसे पहले दिल्ली की डेंसिटी आजकल जमुना पार की वर्ल्ड में मैक्सिमम है। वर्ल्ड के अंदर जो हमारा CBD शारदा है दिल्ली के अंदर, जमुना पार के अंदर, वो सबसे अच्छा बना हुआ है, जस्ट लाइक कनॉट प्लेस बना हुआ है। लेकिन somebody has to implement, somebody has to thinking, somebody has to work on this one। काम नहीं करते लोग जो है। ये हम लोगों ने, सिर्फ दिल्ली की गलती नहीं है, लखनऊ से लेके बैंगलोर से लेके दिल्ली, हर जगह की ये हालत है कि अर्बन वाटर बॉडीज का भयंकर एंक्रोचमेंट हुआ है। तो ना हम सिर्फ वेटलैंड्स पे बनाते हैं पर उनके ऊपर बना देते हैं, तो दीमक और सीलन तो आपके घर में आएगी ही आएगी, एक बात, और दूसरी बात बाढ़ भी आ जाएगी। क्योंकि जो नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर है आप उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज और हो जाती है कि अब बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। तो इतना ज्यादा एक्सेसिव कंक्रीट का यूज हो जाता है कि वो पानी जो गिरता है स्टॉर्म वाटर का वो सरफेस में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वो या तो फिर खराब हो जाएगा पानी, या फिर उसका इवेपोरेट होगा, या कहाँ जाएगा मालूम नहीं, लेकिन वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। अब हमारे रिजर्वॉयर्स की भी वो कैपेसिटी नहीं बची है जो एक्सेसिव वो देख पाए। अब हम लोग, अब एक क्लाइमेट चेंज का भी फैक्टर है कि अब हम लोग 24 घंटे में 100 मिलीमीटर रेनफॉल आई थिंक लास्ट वीकेंड देखी हम लोगों ने। अब क्या है कि हमारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो कैपेसिटी है वो कम कैपेसिटी हैंडल करने की उसमें है, कि हम लिमिटेड पानी उससे जा सकता है, लिमिटेड पानी आप उससे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है, और जो कि हो रही है हर साल, तो आपको मोटे पाइप चाहिए होंगे, उसका आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसकी आपको डिसिल्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी। तो वो एक अलग इशू है। और ये कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज भी है,
कॉमन पॉपुलेशन की भी गलती है, जो हम लोग सॉलिड वेस्ट वगैरह करते हैं, जो वो कहते हैं ना ट्राइंग टू कट कॉर्नर्स, हम लोग जो है प्रोसेसेस पूरे फॉलो नहीं करते हैं, अपने घर में चीजें नहीं बनाते हैं जो भी सरकार बताती है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक वो है कि भैया हमको जल्दी से जल्दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो दिल्ली की प्रॉब्लम जब तक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अभी मैं एक ओपेड पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि बेसिकली इंडिया ये दिल्ली के ड्रेनेज जो नेटवर्क है तो बहुत सारी एजेंसीज के अंडर आता है। तो जब तक एक एजेंसी नहीं होगी तब तक आप उसको कर नहीं सकते। और स्टेट और दिल्ली इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, आप किसी भी शहर में देखेंगे हमेशा मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है, और जिनका अलग अलग लेवल ऑफ एम्पावरमेंट है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो ये दिल्ली के साथ प्रॉब्लम है। इतना ही नहीं, यमुना में अवैध तरीके से सैंड माइनिंग का खेल भी देश की राजधानी में चलता है। हालात यहां तक हो जाते हैं कि इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है। इसी साल 11 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपातकाल की स्थिति है जिससे वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब दिल्ली ही वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब जब और शहर अच्छा करेंगे और प्रदेश अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप थोड़ा थोड़ा डिकंजेस्ट होता चला जाएगा। कभी भी शहर की सक्सेस के दो 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 फोर्सेस एक्शन में होते हैं। एक होता है एग्लोमरेशन, जहाँ पे जब लोग, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां जब साथ में रहती हैं तो वो एक दूसरे से सीखती हैं, इनोवेट करती हैं, जॉब्स बेटर होती हैं, वेजेस बेटर होती हैं, वो एग्लोमरेशन होता है। एक फोर्स होता है कंजेशन, ट्रैफिक वगैरह या फ्लडिंग हो गई, जो मतलब अलग जो बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम पे करते हैं। इन दोनों के कंपटीशन में सिटीज का फेट डिसाइड हो जाता है। तो अभी दिल्ली में अभी भी एग्लोमरेशन बेनिफिट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंजेशन। हम सब झेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें अच्छा काम करने को मिलेगा और अच्छा हमको सैलरी मिलेगी, राइट। बट अगर और अर्बन सेंटर्स ग्रो होंगे तो वो अपने आप वो होंगे। दूसरी बात, आप किसी शहर को डेलिबरेटली आप दबाएंगे, टोक्यो एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, बट अगर आप किसी शहर को जबरदस्ती दबाएंगे, और ये इन द पास कोशिश की जा चुकी है कई 5 ईयर प्लान्स में कि डीकंजेस्ट किया जाए, और ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस, फर्म का लाइसेंस छोटे शहर के कंपनियों को मिलता था कि आप वहां जाके बसें तो वहां पे कंपनियां बनेंगी तो फिर वहां पे होगा। लेकिन कंपनियां तब भी बड़े शहर आना चाहती थी। तो अगर आप जबरदस्ती दबाएंगे तो और शहर ग्रो हो ना हो, दिल्ली जरूर दब जाएगा। तो वो सबके लिए दिक्कत वाली बात है। एक दूसरे से सीखना, कंजेशन फोर्सेस और ये जो बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम पे करें, जब तक वो मैनेज नहीं होगा और इन्हीं फोर्सेस के टेंशन के बीच में, सो डेंसिटी हमेशा रहेगी। डेंसिटी से घबराना नहीं। अगर डेंसिटी से हम घबराएंगे तो क्या न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क नहीं रहेगा, फिर लंदन लंदन नहीं रहेगा। आप डेंसिटी अगर कम करेंगे तो लोगों के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी कम होगी। आपको ये कोशिश करना है कि भयंकर तरीके से हम आगे का प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि लोग रहें, और उसके अलावा हम और शहरों में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं, जैसे हर सरकार बैक टू बैक कर रही है। इस सरकार ने भी किया है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया खोलें। उनकी वजह से फिर और शहर कुछ डेवलप होंगे, कुछ और इंडस्ट्रियां वहां डेवलप होंगी तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे। वर्तमान से कुछ विचलन करते हैं, अब अतीत में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसने शहरों की प्लानिंग की नींव डाली। धौलावीरा में जल प्रबंधन के लिए उस वक्त के लिहाज से एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। उस वक्त शहर में कई जलाशय ऐसे थे जो आपस में जुड़े थे, सो पानी का ओवरफ्लो नहीं होता। पूर्वी जलाशय के नाम से प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा जलाशय था धौलावीरा के पास। धौलावीरा में गर्म पानी के पनारे भी थे। हड़प्पा सभ्यता में पानी की निकासी और सीवेज डिस्पोजल दोनों के लिए अलग अलग पाइपों की सप्लाई थी। लेकिन जब ये उदाहरण दिए जाते हैं तो सरकारें भूल जाती हैं कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। हम बेशक ऐसे आर्किटेक्ट से सबक ले सकते हैं, सीख लें, और इस दौर में हम अपने लोगों का जीवन सुगम करें। आपने राजू हिरानी और आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। उसमें आमिर का किरदार एक सीन में मशीन की परिभाषा बताता है। हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, मशीन है सर। गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, हमारी सरकारों को भी शायद न लगे। इसीलिए बाढ़ और बारिश जैसी सालाना दिक्कतों से निपटने के लिए हमारे पास फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। ज़रूरी है कि सरकारें अर्बन प्लानिंग को गंभीरता से लें। चुनाव जीतने के लिए हर 5 साल में जिस रफ्तार से अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाता है, चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन शहरों में आकर बसने वाले गरीबों के लिए उनकी आय के मुताबिक और बेसिक सहूलियतों से लैस मकान नहीं बनाए जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए झुग्गी झोपड़ी के माफियाओं को खुली छूट दी जाती है और फिर मानवीयता के नाम पर सब ओके कर दिया जाता है। और इसमें भी लुटते गरीब हैं, क्योंकि उनको कभी कोई कनेक्शन मिल जाता है पानी का, कभी बिजली का, कभी राशन का, और उन्हें लगता है कि एक सरकारी रुक्का मिल गया, इतने हज़ार या लाख खर्च करके अब हमारा डेरा कोई नहीं उजाड़ेगा। ये जो गंभीर किस्म के
अशोक की लाट के नीचे काम करने वाले राज्य के नगर पालिकाओं के और केंद्र के अधिकारी हैं, इनसे ये पूछा जाना चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप आसमान से धरती का एक तिनका भी निहार लें तो फिर मैपिंग क्यों नहीं होती है बेहिसाब बढ़ते शहर की। जिस तेज़ी से हमारे शहरों का घनत्व बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ उसे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, प्लानिंग का नियमित तौर से क्लाइमेट असेसमेंट हो। और आज जो बाढ़ प्रत्यक्ष संकट है, कल सूखा या हीटवेव भी उतना ही बड़ा संकट हो सकता है। क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, वरना 21वीं सदी में आगे भी हमारे देश की राजधानी डूबती रहेगी और उसके साथ हमारा आत्मसम्मान और जिंदगियां भी। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। जो लोग डूब के इलाकों में हैं वो अपनी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। आप जीवित रहेंगे तो फिर से संसाधन जुटा लेंगे। सर सलामत तो सल्तनत हजार, और जो सक्षम हैं हम और आप, वो बाढ़ से प्रभावित लोगों की भरसक मदद करें। ललन टॉप इस प्रकरण पर लगातार रिपोर्टिंग करता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।